हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, हिंदी साहित्य की इस नई सीरीज में आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी जो मुख्य परीक्षा 2025 हुई उसका पेपर देखा होगा और जो फर्स्ट रिएक्शन उस पर मैंने किया था, यानी जो पहली प्रतिक्रिया मैंने दी थी, अगर आपने उसको देखा होगा तो एक चीज आप एकदम क्लियर रूप से समझ गए होंगे कि सब कुछ जो क्लास में पढ़ाया गया वही आ रहा है। मतलब लाइव में जब बच्चे कमेंट कर रहे थे, अगर आप मेरा रिएक्शन भी देख रहे होगे तो हर बच्चा ही कह रहा था कि सर जो पढ़ाया उसमें से ही पूरा आया, बशर्ते वो बच्चा पढ़ा हो। आप हिंदी साहित्य को जिस प्रकार से मैं पढ़ाता हूं उस प्रकार से बस पढ़ते जाइए। हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में हर चीज पूरा होता जाएगा। हालांकि यहां पे भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूट्यूब पे मैं वो कवर कराते चलूंगा, ठीक है। हिंदी साहित्य क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, मैं कई वीडियो में बता चुका हूं। शॉर्ट में जो मुझे लगता है कि पहली बात तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन अगर किसी वैकल्पिक विषय ने अब तक दिए हैं, खासकर हिंदी में, हिंदी साहित्य। निबंध और अनिवार्य हिंदी पेपर में बहुत सहायक, और दोनों पे मैं वीडियो बना चुका हूं, आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जरूर देखिए। छोटा पाठ्यक्रम है, एक तो छोटा पाठ्यक्रम है, बी यार कहानियां हैं, उपन्यास, निबंध, कविताएं जो हमारी जिंदगी में एक सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, है ना, एक अलग प्रकार की चेतना उत्पन्न करते हैं, वो सभी चीजें अवेलेबल है ना। नीरसता से दूर हमें कहानियों की बात करनी है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आप कहानियों की बात कर रहे हैं और आप अपने 350 नंबर को सिक्योर भी कर रहे हैं। ये हमारी सीरीज का उद्देश्य है, इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। शुरुआत हम छायावाद से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छायावाद में जो प्रमुख स्तंभ हैं, जैसे हम निराला जी की बात करें, हम सुमित्रानंद पंत की बात करें, हम बात करें जयशंकर प्रसाद की या महादेवी वर्मा की, इन कवियों में अमूमन प्रश्न आते हैं। हम छायावाद की बात करेंगे, फिर प्रगतिवाद की बात करेंगे, और इस प्रकार हम प्रयोगवाद होते हुए नई कविता तक पूरा बात, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हर कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, और इस दौरान हम समझेंगे हालावाद क्या है ना, सारे कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। उद्देश्य क्या है कि वो पाठ जो हिंदी साहित्य का सबसे टफ माना जाता है उस पूरे पाठ को कवर किया जाए। इसमें प्रश्न पत्र 1 खंड क भी शामिल है, मैं उसको भी क्रमवार रूप से फॉलो करूंगा। हिंदी साहित्य के बैच से जुड़ने की डिटेल नीचे भी दी होगी, आगे भी मैं आपको इसमें स्लाइड में दिखा दूंगा, वहां पे भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम हैंडल यहाँ पे है, यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, पहली बात जिस पे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, छायावाद। आपने हेडिंग से देख लिया होगा, छायावाद का तात्पर्य क्या है, क्या अर्थ है छायावाद से। देखो, छायावाद को एकदम एकदम सरल शब्दों में कहें तो जैसे पेड़ कहीं पे होता है, उसकी छाया कहीं पे पड़ती है, बस वही छायावाद है। पेड़ कहीं पे है, उसकी छाया कहीं पे पड़ रही, वही छायावाद है। क्यों पेड़ की छाया कहीं और डाली जा रही है? कारण उस समय की स्थितियां ऐसी थी कि चीजें प्रतीक के रूप में कहने का एक चलन था। कारण ये कि अगर आप बात सीधी सीधी कहेंगे तो शायद किसी को नागवार गुजरे, तो एक कि अपनी बात आप नहीं कह पाएंगे, बी दरअसल आपका जो अस्तित्व एक कवि के रूप में था वो मुकम्मल नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसा माना जाता है कि छायावाद की शुरुआत हुई। लेकिन जब हम हिंदी साहित्य में लिखते हैं, इसके वर्णन को लिखते हैं, तो थोड़ा सा डिटेल जाते हैं, थोड़ा सा इनडेप्थ जाते हैं। वहां पे सभी जो विद्वान रहे, साहित्यिक विचारक रहे, है ना, समीक्षक रहे, उनके विचारों को लिखते हुए पढ़ चलते हैं। पहली बात जिनकी हम करेंगे कि जो मुकुटधर पांडे जी की बात कर लेते हैं, इसके पहले आगे बढ़े तो संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा। मुकुटधर पांडे, अच्छा ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मुकुटधर पांडे ने अपने निबंधों में छायावाद की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है। ध्यान रखना, ये मुकुटधर पांडे द्वारा बताई गई 5 विशेषताएं हैं, है ना। इसकी भावगत विशेषताओं पे तो हम आएंगे, जो अगली क्लास होगी हमारी भावगत विशेषताओं पे होगी, क्योंकि विस्तार से क्लास होगी, छोटी मोटी क्लास हो नहीं होगी। क्या है पहली बात उन्होंने कही? वैयक्तिकता, ठीक है। वैयक्तिकता, व्यक्तित्व एक होता है वैयक्तिकता। आप अपने व्यक्तित्व के तहत कितना ज्यादा इनडेप्थ जा पाते हैं, है ना, जो गंभीरता है, आपके जो पर्सनालिटी है ना, उस पे बात करना, उस पे जोर डालना, है ना। दूसरा इन्होंने बताया स्वतंत्र चेतना। निश्चित तौर पे जो छायावाद का युग था 1918 से लेकर 1936 तक, इस समय सबसे ज्यादा प्रमुख आपको गतिविधियां पूरे भारत में होते दिखेंगी, चाहे वो द्वितीय जो क्रांतिकारी शुरुआत हो, आंदोलन हो, आपको गांधी जी के दोनों प्रमुख आंदोलन, चाहे वो सविनय अवज्ञा हो या नॉन कॉपरेशन हो, असहयोग हो, वो सब इस समय दिखते हैं, है ना। अस्पष्टता, अब ये क्या है, मुकुटधर पांडे जी को लगता था कि पारिभाषिक रूप से जो छायावाद है उतना स्पष्ट नहीं है। हालांकि जब हम छायावाद को पूरा कवर करेंगे तो वहां तक ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। शैलीगत वैशिष्ट्य, विशेष प्रकार की शैली में जो लेखन हुआ, विशेष प्रकार की शैली में जो लिखा गया, तो ऐसा कहा गया कि कुछ विशिष्ट प्रकार की शैलियों को, जैसे
अब निराला जी की बात कर ली जाए तो निराला जी ने राम की शक्ति पूजा लिखी, उसमें आपको अलग शैली दिखती है। कामायनी में अलग शैली दिखती है। मैं नीर भरी दुख की बदरी महादेवी वर्मा अलग प्रकार से लिखती हैं। तो सुमित्रानंद पंत जी प्रकृति के गोद में एक अलग भाव लेके आते हैं, है ना। रहस्यवादिता, ये बड़ा फोकस्ड पॉइंट है। रहस्यवाद देखने को मिलता है, ये वो रहस्यवाद नहीं है जो हमको सूफी साहित्य में मिलता है। ये दोनों रहस्यवादों में बहुत अंतर है। वो रहस्यवाद कुछ वैसा रहस्यवाद है जहां पे आप भक्ति में ज्यादा जा रहे हैं, ये वो रहस्यवाद है जहां पे आप दरअसल भक्ति में नहीं, देश के लिए कुछ लिखना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, अपने भावों को झंझोड़ के रख देना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक रहस्यवाद है, क्योंकि छाया है, क्योंकि प्रतीक है। ये प्रतीकों को डिकोड करना ही रहस्यवाद को डिकोड करना है। बात करें इसके आगे की, छायावाद से तात्पर्य में और बिंदु क्या है। बहुत सारे विद्वानों ने छायावाद की शब्द को, मैं इसको इसलिए पढ़ दे रहा हूं और समझाता भी जाऊंगा, छायावाद शब्द की अलग अलग व्याख्या की। कई विद्वानों ने यही संकेत दिया कि छायावाद का संबंध किसी प्रतीकात्मक या रहस्यात्मक काव्य से, प्रतीकात्मक या रहस्यात्मक काव्य। देखो, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, आप सबको पता होना चाहिए कि राम की शक्ति पूजा और कामायनी आपके सिलेबस में है। राम की शक्ति पूजा में यो तो सीधे सीधे लगता है कि श्री राम और उनकी जो सेना है वो भारत माँ के सपूत, माँ भारती के सपूत हैं, और रावण जो है वो साम्राज्यवादी ब्रिटिश सत्ता है, ऐसा लगता है ना। और निश्चित तौर पे निराला जी ने इस पैमाने को रख देखा होगा, लेकिन उसमें फिर एक और भी कुछ प्रश्न आ जाते हैं। हम जब राम की शक्ति पूजा करेंगे तो उन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे, लेकिन प्रश्न है कि शक्ति किसके स्वरूप है। जामवंत की बात हो जाए, है ना, बहुत सारे, समुद्र किसका स्वरूप है, हर चीज पे हम लोग बात करेंगे, पहाड़ किसके स्वरूप है। तो यो तो जो मैंने आपको पहली बात बताई वही सत्य है, लेकिन विभिन्न स्वरूपों को और इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे जब हम लोग राम की शक्ति पूजा की बात करेंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने छायावाद की परिभाषा इस अनोखे अंदाज में की। उन्होंने क्या कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1918 तक, है ना। छायावाद से लोगों का क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आता। शायद उनका मतलब है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाके पड़े तो उसे छायावाद कविता कहनी चाहिए, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि पेड़ कहीं है, छाया कहीं पे है। इसका एक अर्थ महावीर प्रसाद द्विवेदी ये लगाना चाह रहे थे कि जब भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम देखते हैं, भारतेंदु युग 1850 से 1900 को जब हम देखते हैं, तो वहां पे दो प्रकार के मन थे। एक जो राष्ट्र के प्रति समर्पित दिखता था, एक जो राज्य के प्रति, जो ब्रिटिश राज था उसके प्रति समर्पित दिखता था, और दोनों में द्वंद्व दिखता था। द्विवेदी युग में द्वंद्व से अलग हटके मोस्टली राष्ट्र की बातें की गई, लेकिन जो सबसे प्रमुख बात थी वो क्या थी, भाषाई अनुशासन था। लेकिन जब हम बात करते हैं छायावाद की, तो छायावाद में कहीं ना कहीं राष्ट्र को लेके तीव्र बातें होनी शुरू हो गई, और ऐसा लगता है कि महादेवी वर्मा का दुख हो, राम की शक्ति पूजा का ओझ हो, कामायनी का वो आनंद हो, या सुमित्रानंदन पंत की प्रकृति हो, ये सब के सब जो है ये कहीं ना कहीं उसी स्वातंत्र चेतना की बात करते हैं जो उस समय क्रांतिकारी दिखा रहे थे, नेता बात कर रहे थे और कवि लिख रहे थे, है ना। तो ऐसा लगता है, ठीक है। बात करें इसके अलावा, जैसे यहाँ पेड़ की छाया पड़े, बिल्कुल वैसी, है ना। इसके अलावा आचार्य शुक्ल भी छायावाद के प्रति सकारात्मक नहीं थे। एक तो मैं आपको बताता चलूं, चाहे आप निराला की बात कर लें, चाहे आप कबीर की बात कर लें, शुक्ल जी अक्सर उन चीजों के प्रति सकारात्मक कम दिखते हैं जिनका बाद में बड़ा ज्यादा असर रहा हिंदी साहित्य में। हालांकि मैं फिर से बता दूं कि इस प्रकार की किसी टिप्पणी को आप लेखन में नहीं लिखेंगे, समझिए इस बात को। शुक्ल जी का जो योगदान है, हिंदी शब्द सागर की बात कर ली जाए या समीक्षा की बात कर ली जाए, निबंधों की बात कर ली जाए, अप्रतिम है। न भूतो न भविष्यति, निश्चित तौर पे बहुत बड़ा योगदान है। पर कुछ कुछ चीजें हो जाती हैं, कुछ विसंगतियां दिख जाती हैं। तो वो एनोमली में एक ये भी है कि कई बार छायावाद को लेकर, हालांकि छायावाद को सिर्फ इन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है ना, सकारात्मक नहीं थे। उन्हें लगता था कि स्वच्छंदतावाद की स्वच्छ व प्रांजल धारा को छायावाद ने रोक दिया। स्वच्छंदतावाद क्या है? जब हम द्विवेदी युग की बात करते हैं तो द्विवेदी युग में जो सबसे प्रमुख बात देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है द्विवेदी युग में, वो है भाषाई अनुशासन। लेकिन उसी भाषाई अनुशासन को तोड़ती एक हमको प्रथा दिखती है स्वच्छंदतावाद की। स्वच्छंदतावाद, पाठक जी जिसका नेतृत्व कर रहे थे, श्रीधर पाठक जी, स्वच्छंदतावाद मतलब हम स्वच्छंद रहेंगे, हम किसी समीकरण में बंध के नहीं रहेंगे। हम कैसे रहेंगे? हम हर उस बात की बात करेंगे जो हमारे मन में आती है, जो प्रकृति में हमको दिखती है। ये बात कौन कह रहा है? श्रीधर पाठक कह रहे हैं। और जो ऐसा लगता था कि रोमांटिसिज्म की जो सबसे बेहतर व्यवस्था हिंदी साहित्य में है वो स्वच्छंदतावाद है। इन्होंने कहा कि स्वच्छंदतावाद, स्वच्छ व प्रांजल धारा के विकास को छायावादी कवियों ने अपने रहस्यवादी व प्रतीकवादी काव्य के माध्यम से रोक दिया।
लेकिन बाद में बहुत सारे कवियों ने यह भी कहा कि दरअसल रोका नहीं और आगे बढ़ाया और प्रज्वल किया और मजबूत सशक्त किया, है ना। उन्होंने छायावाद की व्याख्या रहस्यवाद और प्रतीकवाद के रूप में ही की और प्रायः उसे हिंदी साहित्य के नकारात्मक प्रवृत्ति के रूप में देखा। शुक्ल जी की बात हो रही है, मैंने मुकुटधर पांडे जी की बात की, इसके पहले द्विवेदी जी की बात की, अब शुक्ल जी की बात कर रहा हूं। ध्यान रखना, द्विवेदी जी में मैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात कर रहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं, ठीक है। लेकिन और आगे अगर बात की जाए तो शुक्ल जी की बात कुछ समीक्षकों ने छायावाद को सकारात्मक नजरिए से भी देखा। जैसे सबसे पहले आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी, ये दूसरे तीसरे द्विवेदी हैं, दो अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात भी करूंगा, ठीक है, ने छायावाद को गांधीवाद के साहित्यिक संस्करण के रूप में पहचान दिलाने की बात की। गांधी जी क्या कहते थे? सत्य हिंसा की बात करते थे। उनका यह मानना था कि हम अपने इमोशंस में जितने मजबूत होंगे, सशक्त होंगे, असर उतना ज्यादा होगा। इनको भी यही लगता है कि शायद छायावाद वही कर रहा था, है ना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी मैं बात कर रहा था। और देखो, कभी भी शुक्ल बनाम हजारी प्रसाद द्विवेदी के आपको आयाम देखने हो तो छायावाद पे देख लो, आप कबीर पे देख लो, आप निराला पे देख लो, या जो काल क्रम की बात करते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, वहां पे आप देख सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद के नाम के प्रति, ध्यान रखना, नाम के प्रति अरुचि जाहिर करते हुए क्या कहा? छायावाद शब्द केवल चल पड़ के जोर से ही स्वीकारणीय हो सका, मतलब नाम चल गया तो स्वीकार हो गया। बिल्कुल ऐसी बात प्रयोगवाद के साथ आगे भी करते हैं, क्योंकि वो प्रयोगशीलता के पक्ष में थे। नहीं तो इस श्रेणी की कविता की प्रकृति को प्रकट करने में यह शब्द एकदम असमर्थ है। मतलब इनकी जो दिक्कत थी वो नाम को लेकर ज्यादा थी, कविताओं को लेकर नहीं थी, ठीक है। बहुत दिनों तक इस काव्य को उपहास किया गया और बाद में भी इसे या तो चित्रभाषा शैली या प्रतीक पद्धति के रूप में माना गया। जो उपहास की बात हो रही है, बेसिकली वो निराला की बात कर रहे हैं, क्योंकि निराला ने जिस स्तर की कविताएं लिखी, शुरुआत में उनको बहुत विरोध देखना पड़ा। शुरुआत में जो उनको जगह मिलनी थी, आज हर जगह निराला गैलरी, निराला ये वो, लेकिन जिस समय निराला इस संघर्ष को जी रहे थे, उस समय उनके संघर्ष की बात करने वाला कोई था? कोई नहीं था। ऐसे में यह बात कहना कि उपहास का पात्र, यस, मुझे ऐसा लगता है कि निराला हो, प्रेमचंद हो, जयशंकर प्रसाद हो, वो ड्यू जो उस समय मिलना चाहिए था, वो ड्यू नहीं मिला। और मैंने एक सीरीज की थी, 1 साल हो गए, अभी वापस से कोशिश करूंगा कि मैं करूं। मैंने सभी कवियों, जितने भी बड़े कवि थे, हर कवि की संरचना पे हिंदी दिवस पे पिछले साल की थी, इसको रिन्यू कराऊंगा। वहां पे मैंने इसी बिंदु पे बात की थी कि कैसे जो बड़े बड़े कवि रहे, जिंदगी भर जिसे कहते हैं कि संघर्षों का ही दौर रहा, वो संघर्षों से निकल नहीं पाए, या हम कहते हैं कि हमारे समाज ने उनको संघर्षों से निकलने नहीं दिया, है ना। ठीक है, रहस्यवाद के अर्थ में छायावादी कविता बाह्य इंद्रिय भूत तथा चेतन मन की सीमाओं को पार कर अचेतन के रहस्य लोक में पहुंचती है और जाने अनजाने में उसका मर्मोद्घाटन करती है, अचेतन के रहस्यों का मर्मोद्घाटन करती है। जैसे आप कामायनी की बात कर लें, बड़ा शानदार एग्जाम्पल है। अंततः जिंदगी में जो सार तत्व हो आनंद है, और आनंद आपको कैसे मिलता है? कई बार वो संतोष होता है, कई बार वो आपका लक्ष्य होता है। वहां पे जब श्रद्धा मनु को लेके जाती हैं, वो जब ईड़ा के क्षेत्र में मनु को ज्ञान मिलता है और वहां से उनको श्रद्धा बचा के कैलाश ले जाती हैं और आनंद की प्राप्ति होती है, तो दरअसल उसका रहस्योद्घाटन की बात यहाँ पे हो रही है ना। छायावाद की और बात की जाए तो तात्पर्य में क्या कह सकते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी ने पहली बार आचार्य शुक्ल की छायावाद संबंधी धारणाओं को गंभीर टक्कर दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि छायावाद और रहस्यवाद पर्यायवाची नहीं है। छायावाद का एक अंश भले ही रहस्यात्मक हो, किंतु छायावाद की वास्तविक पहचान उस अंश से होती है जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रश्नों से जूझ रहा था। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि छायावाद में जो रहस्यवाद है वह भी मध्ययुगीन रहस्यवाद से काफी अलग है। मैंने शुरुआत में इसकी बात की थी, मध्ययुगीन रहस्यवाद से बहुत अलग है, बिल्कुल अलग है। मध्ययुगीन मतलब सूफी रहस्यवाद है। सूफीज्म क्या है? हो जाना खुद को, अनलहक की बात हो जाना, अहम ब्रह्मास्मि नहीं। ये अलग रहस्य है। ये रहस्य देश के लिए, देश की चेतना से जुड़ा है। दोनों में डिफरेंस है, भौतिकता का डिफरेंस है, भाव का डिफरेंस है, ओरिएंटेशन का डिफरेंस है, जो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने यहां पे कहा। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र, मैं बहुत मानता हूं डॉक्टर नगेंद्र जी को, छायावाद की सकारात्मक व्याख्या के लिए विख्यात है। उन्होंने कहा कि इसकी परिभाषा क्या क्या? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये कई बार प्रश्न के रूप में ऐसे ही आ जाता है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति के प्रति सूक्ष्म कवियों की जो धारा थी, छायावाद थी, उसका विद्रोह है। बड़ी से बड़ी जो परंपरागत शक्ति थी उसके खिलाफ वो सूक्ष्म शक्ति जो बहुत शक्तिशाली थी, तीव्र थी, पेनिट्रेटिंग थी, उसका विद्रोह है ना। डॉक्टर नामवर सिंह मार्क्सवादी समीक्षक हैं, किंतु
मैं बहुत लकी मानता हूं कि मैं नामवर सिंह जी से मिल सका। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं बहुत मतलब मुझे लगता है कि वो जो कुछ 2-4 मिनट की मुलाकात रही होगी वो अपने आप में जिंदगी भर का, जिसे कहते हैं ना कि आज आशीर्वाद देके चलेगी, है ना। किंतु उन्होंने छायावाद की व्याख्या एकदम नए अंदाज में की। उनसे पहले मार्क्सवादी समीक्षक प्राय छायावाद को लेकर बहुत सकारात्मक नहीं थे, किंतु डॉक्टर नामवर सिंह ने की पुस्तक छायावाद में, ये किताब को जरूर पढ़िएगा। मुझे ऐसा लगता है कि छायावाद को सबसे बेहतर समझने के लिए इससे बेहतर कुछ किताब हो नहीं सकती है। ने इस आंदोलन को समझने के लिए एक नया नजरिया प्रस्तुत किया, जिसका सार यह है कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था, दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। मतलब छायावाद में प्रतीक एक तरफा नहीं है, दो तरफा है। पुरानी जो रूढ़ियां हैं उनसे भी निकलना है, वर्तमान में जो साम्राज्यवादी शक्ति है उससे भी निपटना है। दोनों को क्या करना है, पीछे कर देना है। ठीक है, तो यहां पे तो वैसे हमने छायावाद को कंक्लूड कर दिया, पर छायावाद की जो विशेषताएं हैं, छायावाद स्वच्छंदतावाद, छायावाद रहस्यवाद, इन पे भी मैं प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि अपने आप में ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जिन पे बात की जानी जरूरी है। जैसे अगर मैं आपको एक लाइन में, अगर मुझसे आप पूछेंगे कि छायावाद मुझे क्या लगता है, मेरे हिसाब से छायावाद क्या है कि मारो कहीं लगे वहीं। हमको कविता लिखनी है, कविता में समस्त ब्रह्मांड का निर्माण कर देना है, लेकिन उस ब्रह्मांड के निर्माण का उद्देश्य क्या है? साम्राज्यवादी अंग्रेजों को क्या दिखना? उत्तर देना, लोगों को जागृत करना, है ना। शक्ति की मौलिक कल्पना करो, ठीक है, करो आराधन, या आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। अगर अंग्रेज हम पे मजबूत हो रहे हैं तो हमारे पास भी जी विषय है, हमारे अंदर भी वो मजबूती है, सशक्तता है, हम मजबूती से उत्तर दे सकते हैं अंग्रेजों का। तो मुझे ऐसा लगता है कि छायावाद इस कारण छायावाद बना। छायावाद की जो भावगत विशेषताएं हैं, उसकी जो संवेदना है, उस पर मैं एक विस्तारित वीडियो करूंगा। प्लीज आई रिक्वेस्ट, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि हिंदी साहित्य का कोर्स भी पैरेलली संचालित होता है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हिंदी साहित्य के कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि नीचे लिंक भी दी होगी। जो अगस्त बैच है 15 सितंबर को, उसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है, लेकिन लगातार हर महीने हिंदी साहित्य के बैचेस आते हैं। इन बैचेस से जुड़ने के लिए आपको बस एक काम क्या करना है, नीचे की लिंक जो लिंक दी होगी उस पे, मेरे टेलीग्राम पे या स्टडी IQ की वेबसाइट पे या ऐप पे थ्रू आउट आप अवेलेबल रहिए। वहां पे लगातार नए बैचेस आएंगे, कभी ना कभी कोई ना कोई बैच आपके लिए जरूर होगा। फिलहाल जो सितंबर का जो बैच है, इस बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, नीचे लिंक दी होगी, यहां से क्लिक करके जुड़ सकते हैं। अपने दोस्तों को भी बताइए, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए। हिंदी साहित्य को लेके बच्चे कई बार कुछ चीजों पर ही फंसे रह जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा वैकल्पिक विषय जो आपको मोक्ष दिला सकता है, उससे दूर क्यों जाना। जुड़िए। और जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, एटलीस्ट उनका रिस्पांस तो हमेशा यही रहा, सकारात्मक रहा, कि सर जो पढ़ाया पूरा का पूरा उससे आया। तो आप भी फायदा उठाइए उस शिक्षण का, जुड़िए हिंदी साहित्य के बैच से। डिटेल नीचे भी दी होगी, लिंक दिया होगा, उससे भी जुड़ सकते हैं। बाकी मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आप टेलीग्राम पे स्कैन करके जुड़ जाएंगे, ऑफिशियल विकास करके, या इट्स विकास लाइव मेरा इंस्टाग्राम है, कहीं पे भी मुझसे बात कर लीजिए, डिस्कशन हो जाएगा, तो हम इस पे बात कर लेंगे। आशा करता हूँ छायावाद की परिभाषा को लेके, छायावाद के मंतव्य को लेके, क्या तात्पर्य है छायावाद से, इन सब चीजों में आपको एक क्लैरिटी मिली होगी। जब हम इसकी जो भावगत विशेषताएं हैं, यानी कि संवेदनाओं पे बात करेंगे, तो शायद और बेहतर आपकी क्लैरिटी होगी। अगले वीडियो में हम संवेदनाओं पे बात करेंगे, भावगत विशेषताओं पे बात करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच देखने के लिए, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।